हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्वाल सिस्टर। तो आज मैं आपको हिंदी ग्रामर बताने वाली हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर जो कि मोस्टली पूछे ही जाते हैं बोर्ड्स में। तो देखिए, फर्स्ट है हमारे पास निपात शब्द। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी मतलब बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, निपात शब्द में क्या बोला गया है। निपात प्रश्न नंबर, निपात किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर है निपात वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, निपात कहलाते हैं। क्या बोला है कि वो अव्यय जो कि किसी भी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, जैसे कि भी, केवल, ही और भी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे ये इसमें क्या है, केवल, रमेश केवल पढ़ रहा है, तो इसमें केवल है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे कि रमेश पढ़ रहा है, वो सेंटेंस भी कंप्लीट होता कि रमेश पढ़ रहा है, बट यहाँ पे क्या लगा है, केवल। तो ये क्या डाल रहे हैं, हम एक विशेष बल दे रहे हैं किसी भी शब्द को, शब्द या पद के बाद लगा रहे हैं तो उसे एक विशेष बल दे रहे हैं। तो इस शब्द को क्या कहते हैं, निपात शब्द कहते हैं। जैसे कि सेकंड हमारे पास है, मैंने उसे देखा तक नहीं। अब इसमें यहाँ पर हम इसे ऐसा लिखते हैं, मैंने उसे देखा नहीं, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट था, बट हमने यहाँ पे क्या लगाया, तक। तो ये क्या है, तक निपात शब्द जो कि एक विशेष बल देता है किसी भी शब्द या पद की बात लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, निपात शब्द कहते हैं। एक और इसमें क्या बोला गया है, राम तो गया। इसमें लिख सकते थे राम गया, बट यहाँ पे क्या आ गया, तो भी आ गया, तो ये तो क्या है, निपात शब्द है। ऐसे ही यहाँ पे ऐसे बहुत सारे निपात शब्द है। जैसे निपात शब्द कौन से, एक है मात्र, और तक में है, आपने फ़ोन तक नहीं किया। आप हम ये भी लिख सकते थे आपने फ़ोन नहीं किया, बट हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आपने फ़ोन तक नहीं किया। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपने फ़ोन तक नहीं किया में तक क्या है, निपात शब्द है। फिर तुम घर नहीं आ सके, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे तुम घर नहीं आ सके, बट यहाँ पे क्या, तक लगा, तो ये क्या है, तक निपात शब्द है। फिर ये भी, यानी कि राम भी आया था, तो भी क्या है, यहाँ पर निपात शब्द है, क्योंकि हम ऐसा भी लिख सकते हैं राम आया था, तो भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, बट हमने क्या लगाया, भी लगाया, तो क्या है, ये एक विशेष बल दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भी क्या है, निपात शब्द है। फिर जैसे ही में क्या आता है, शाम ही आया था, तो शाम ही आया था में ही जो है वो क्या है, ये निपात शब्द है, ही। तो शाम ही आया था में ही क्या है, निपात शब्द है। वैसे ही तो ये भी एक निपात शब्द है। जैसे यहाँ पे लिखा है उनको आने तो दो, यहाँ पर हम लिख सकते थे उनको आने दो, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट होता, बट यहाँ पे तो लगा, तो ये तो क्या है, निपात शब्द है। जैसे भर, वह रात भर जागता रहा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भर है, ये क्या है, भर को हम क्या कहेंगे, निपात शब्द कहेंगे। जैसे इसमें आ गया न, पुस्तक अच्छी है न, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे पुस्तक अच्छी है, तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता, पर यहाँ पे न लगा, तो ये न क्या है, निपात शब्द है। वैसे ही क्या निपात शब्द है, एक और जी। जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं जी, या फिर तुम्हें यह कार्य करना है जी, तो यहाँ पे जी जो है क्या है, निपात शब्द है। या ना हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता, बट यहाँ पे हमने जी लगाया, तो जी क्या है, निपात शब्द है। वैसे ही यहाँ पर है ठीक, यानी कि राम ने ठीक काम किया, तो ठीक क्या है, यहाँ पर निपात शब्द है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर कुछ सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ये एक और प्रश्न है कि सोहन नहीं आने वाला है, इस वाक्य में निपात छाटिए। तो देखिए यहाँ पे आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें इस वाक्य में निपात शब्द क्या होगा। सोहन नहीं आने वाला है, इसमें निपात शब्द क्या है, ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और देखिए अभी इसी तरह हमारा सेकंड वाला है, सेकंड टॉपिक है हमारा वाच्य। तो वाच्य क्या होता है, और तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, प्रश्न आएगा, वाच्य का अर्थ बताते हुए समझाइए कि वाच्य किसे कहते हैं। तो ये वाच्य की यहाँ पर परिभाषा है। क्या क्या परिभाषा है, वाच्य का अर्थ क्रिया का रूप होता है। बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई रूप अवश्य होता है। क्रिया नए नए रूप धारण करती है। वह कभी कर्ता के अनुसार अपना रूप बदलती है, कभी कर्म के अनुसार, कभी कभी तो वह इन दोनों से अलग रूप बनाती है। क्रिया का यही रूप परिवर्तन वाच्य कहलाता है। तो क्या बोला है कि वाच्य का अर्थ होता है क्रिया का रूप। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बोले जाने वाला प्रत्येक शब्द जो होता है वो उसका कोई ना कोई रूप अवश्य होता है। क्रिया जो होती है वो नए नए रूप धारण करती है।
वह कभी कर्ता के अनुसार अपना रूप बदल लेती है या फिर कभी कर्म के अनुसार। कभी कभी वो इन दोनों से अलग रूप बनाती है। क्रिया के इसी रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। देखिए, वाच्य के आप अगर ये वाच्य के प्रकार पढ़ेंगे तो आपको वाच्य अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य तीन वाच्य के प्रकार, क्रिया तीन प्रकार से अपना रूप बदलती है। इस आधार पर वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला एक कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। देखिए, कर्तवाच्य क्या होता है? कर्तवाच्य का अर्थ है क्रिया का कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन, यानी कि अगर क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन कर रही है तो उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। जैसा इसमें उदाहरण है, मोहन पढ़ता है, राधा पढ़ती है, और लड़के लिखते हैं, लड़कियां लिखती हैं, पत्र लिखा गया, चिट्ठी लिखी गई। तो इसमें क्या हो रहा है? कर्त कर्त चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या था? मोहन था, और यहाँ पे क्या आ गया? राधा लिखा हो गया। यहाँ पे कर्ता पे फोकस है। मेन क्या हो रहा है? यहाँ पे कर्ता पे फोकस हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? कर्तवाच्य बोलेंगे, क्योंकि क्रिया का कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या? मोहन पढ़ता है, यहाँ पे राधा राधा आ गया, तो यहाँ पे क्या लग गया? ती लग गया। राधा पढ़ती है, लड़के लिखते हैं, और लड़कियां आ गया तो क्या हो गया? लिखती हैं। ऐसे यहाँ पे क्या है? इन सभी वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष से प्रभावित है। यानी कि क्रिया किससे प्रभावित हो रही है? यहाँ पे लिंग, वचन तथा पुरुष से। जैसे कि यहाँ पे लिंग बदल रहा है, मोहन क्या है? पुल्लिंग है, और राधा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसलिए क्रिया का भाव भी बदला। सेकंड वाला क्या है हमारे पास? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या बोला गया है? कर्मवाच्य का अर्थ है क्रिया का कर्म के अनुसार रूप परिवर्तन। यानी कि अगर कर्मवाच्य का अर्थ होता है कि अगर कोई भी क्रिया कर्म के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर रही है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, श्याम ने रोटी खाई। दूसरा, राधा ने मक्खन खाया। तुमने एक सेब खाया, तुमने 4 सेब खाए। शीला से रोटी नहीं खाई जाती, शीला से भात नहीं खाया जाता। देखिए, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक होगी। यहाँ पे कर्मवाच्य में लिखना है श्याम ने रोटी खाई। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि कर्म कर्म पे ध्यान दिया जाता है। तो रोटी है, यहाँ पे ध्यान किस पे दिया जा रहा है? बीच में जो क्रिया है उस पे। तो देखिए, कर्म पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे उसमें कर्ता पे, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी चेंज हो रहा था उसके हिसाब से क्रिया चेंज हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है? जैसे यहाँ पे बोला है शाम ने रोटी खाई, तो हम जैसे आपके, अगर आपकी मम्मी आपसे पूछते हैं कि तुमने रोटी खाई या नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? हमने रोटी खा ली। तो वहाँ पे क्या आता है? रोटी खाई। इसमें आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जैसे इसमें राधा ने मक्खन खाया, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि राधा ने मक्खन खाई। हम यही बोलेंगे कि राधा ने मक्खन खाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हो रहा है। ये कर्म है और ये क्रिया है, तो कर्म जो भी है, कर्म के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे तुमने 1 सेब खाया और तुमने 4 सेब खाए। अगर कोई तुमसे पूछेगा तो तुम ये बोलोगे कि हमने 4 सेब खाया? नहीं, तुम क्या बोलोगे? हमने 4 सेब खाए। और अगर तुमने 1 सेब खाया होगा तो तुम क्या बोलोगे? मैंने 1 सेब खाया। तुम ये तो नहीं बोलोगे मैंने 1 सेब खाए। तुम क्या बोलोगे? हमने 1 सेब खाया। तो बस वही, यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्म के अनुसार क्रिया पे परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया पे परिवर्तन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? इन सभी वाक्यों में क्रियाएं कर्म के लिंग तथा वचन के अनुसार हैं। ये क्रियाएं कर्म के अधीन हैं। ये कर्म से स्वतंत्र होकर रूप परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये क्या बोला गया है कि ये जो क्रियाएं होती है कर्म के अधीन होती है, यानी कि इनका स्वतंत्र रूप से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो तीसरा है हमारे पास भाववाच्य। तीसरा क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य का अर्थ होता है भाव रूप या मूल रूप, अर्थात एक वचन पुल्लिंग रूप क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, मात्र क्रिया का भाव प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। तो यहाँ भाववाच्य में क्या बोला है कि भाववाच्य का अर्थ होता है कि भाव रूप या मूल रूप, अर्थात एक वचन पुल्लिंग रूप, यानी कि क्या बोले कि क्रिया का एक ऐसा रूप जिसमें ना कर्ता की प्रधानता रहती है ना ही कर्म की, मात्र क्रिया का भाव प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, गिरीश से चला नहीं जाता, तुमसे नहीं उठा जाता, शीला से नहीं देखा जाता, दीपक से नहीं भागा जाता, रमा से नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पे क्या बोला गया? जैसे यहाँ पे जो उठा जाता, देखा जाता, भागा जाता, पढ़ा जाता तथा सोया
तथा सोया जाता क्रियाएं भाववाच्य की है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जैसे एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, 6th एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या है, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। तो ये सारी जो भी क्रियाएं हैं, ये क्या है, इन क्रियाएं में क्या बोला गया है कि ये सब क्या है, भाववाच्य। जो भी ये लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, उठा जाता, देखा जाता, भागा जाता, पढ़ा जाता, तो ये सब क्या है, ये हमारी क्रियाएं हैं। और इससे हम ये सब इन्हें हम क्या कहते हैं, ये भाववाच्य की है, क्योंकि इसमें ना ही कर्म की प्रधानता है ना ही कर्ता की। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, ये क्या बन जाती है, भाववाच्य बन जाती है। देखिए इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें हमारे पास और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए। यानी कि हमें क्या करना है, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है। जैसे ये क्या है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये क्या है, कर्तवाच्य है। अब इसे हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे कि उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, हमें इसे कर्म में बदलना है। कर्म में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। तो हमें क्या लिखना है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या है, एक कर्तवाच्य है। लेकिन अगर हमें कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है तो हम इसे अलग रूप में लिखेंगे। हम इसे कैसे लिखेंगे, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ऐसे ही क्या है, सेकंड वाला है, रंजना गाना गाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा कि रंजना से गाना गाया जाएगा, ये हो गया इसका कर्मवाच्य। ऐसे ही राम खाना लाएगा, ये कर्तवाच्य है, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा, राम द्वारा खाना लाया जाएगा। ये देखिए, राम द्वारा खाना लाया जाएगा, तो ये इसका कर्मवाच्य हो गया। ऐसे हमें कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में। फिर देखिए 4th हमें क्या बोला है कि कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदलना है। अभी हमने क्या किया था, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदला था। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदलना है। तो यहाँ पे क्या है, कर्तवाच्य दे रखा है, श्याम तेज दौड़ता है, तो इसे भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसका भाववाच्य बन जाएगा कि शाम से तेज दौड़ा जाता है। क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, शाम से तेज दौड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, भाववाच्य, क्योंकि यहाँ पे ना तो कर्ता की प्रधानता हो रही है ना ही कर्म की, तो ये क्या बन गया, भाववाच्य बन गया। ऐसे ही क्या बोला है, भारती नहीं पढ़ती, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, भारती से नहीं पढ़ा जाता, तो ये क्या कर्तवाच्य से भाववाच्य में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कर्तवाच्य दे रखा है, मैं हंसता हूँ, तो यहाँ पे मैं हंसता हूँ, अगर हम इसे भाववाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, मुझसे हंसा जाता है। तो यहाँ पे ना कर्ता की प्रधानता थी ना ही कर्म की, इसलिए ये क्या थे, ये भाववाच्य थे। अगर आप इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएंगे और आप इजीली एग्जाम में इसके 1 से 2 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। तो देखिए 5th वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में परिवर्तित कीजिए। यानी कि अब हमें कर्मवाच्य में सेंटेंस दे रखे और हमें इसे कर्तवाच्य में बनाना है। तो यहाँ पे है, यहाँ पर मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे हम इसे सिंपल लैंग्वेज, अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो आप इसे सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगर किसी ने लिखा है कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो आप इसे सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस क्या बोलोगे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो बस वही किया हमने यहाँ पे, ये जो कर्मवाच्य को हमने कर्तवाच्य में परिवर्तन करना था, तो इसका कर्तवाच्य क्या बनेगा, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। वैसे ही राम से फूल तोड़े जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि राम फूल तोड़ेगा। हम क्या लिख सकते हैं, राम फूल तोड़ेगा। कर्तवाच्य मतलब सिंपल सेंटेंस पे कन्वर्ट करना है, तो राम से फूल तोड़े जाएंगे, यहाँ पे क्या है, कर्ता की प्रधानता हो रही है, तो हमें कर्ता की प्रधानता को कर्तवाच्य कहते हैं, तो हमें उसमें कन्वर्ट करना है। तो राम से फूल तोड़े जाएंगे, राम फूल तोड़ेगा। तो यहाँ पे एक और कर्मवाच्य क्या दिया हुआ है, गीता द्वारा दही लाई जाएगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कर्तवाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, गीता दही लाएगी। ऐसे एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास, निम्नलिखित में निर्देशानुसार वाच्य बदलिए। तो पहला क्या हमारे पास, शिव चरण से पाठ पढ़ा जाएगा, इसे हमें कर्तवाच्य में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, शिव चरण पाठ पढ़ेगा। सेकंड क्या बोला है, मोहन खूब सोया, इसे हमें भाववाच्य में कन्वर्ट करना है, तो भाववाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मोहन से खूब सोया गया, मतलब मोहन, इसमें ना कर्म आ रहा है ना, कर्त की प्रधानता हो रही है, तो ये भाववाच्य में कन्वर्ट हो गया। जैसे मोहन खूब सोया, तो यहाँ पे क्या आ गया, मोहन से खूब सोया गया। फिर तीसरा है, शिक्षक ने हिंदी की परीक्षा ली, इसे अगर हम कर्मवाच्य में बदलना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, शिक्षक द्वारा हिंदी की परीक्षा ली गई,
यहाँ पे क्या है, शिक्षक ने हिंदी की परीक्षा ली, तो हमें क्या लिखना है, द्वारा। तो क्या लगाना है हमें, द्वारा। तो शिक्षक द्वारा हिंदी की परीक्षा ली गई। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित में निर्देश के अनुसार वाच्य बदलिए। तो अब यहाँ पे भी वाच्य बदलना है। यहाँ पे क्या है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इसे हमें कर्म वाच्य में बदलना है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। फिर सेकंड वाला क्या है, आओ घर चले, इसे हमें भाववाच्य में बदलना है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, आओ घर चला जाए। तो ये हमारा भाववाच्य में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी में देखिए थर्ड है हमारे पास क्रिया के भेद। तो क्रिया में क्या बोला है, क्रिया की परिभाषा लिखिए। क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया का अर्थ काम करना या होना होता है। अतः जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि मतलब किसी भी शब्द से मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं हम, मतलब कि ऐसे कोई शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, जागना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना, आना जाना आदि, ये सब क्रिया होती है। देखिए, तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के भेद निम्नलिखित होते हैं। क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वह जाता है, तुम जागते हो, वह सोती है, राम दौड़ता है आदि। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। मतलब जिसका सीधा संबंध जो होता है वो कर्ता से होता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वह जाता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सीधा संबंध जो है वह कर्ता से, कि वह क्या कर, वह कार्य क्या कर रहा है, वह जा रहा है या वो सो रहा है, वह जागता है। तो यहाँ पे सिर्फ कर्ता की प्रधानता है, सिर्फ सीधा संबंध क्रिया का कर्ता से ही हो रहा है, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया होती है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कही जाती है। वाक्य में कर्म के बिना इसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता है। जैसे वह रोटी खाता है, मैं पत्र लिखता हूँ, राधा पुस्तक पढ़ती है, वह चित्र देखता है, राकेश ने शत्रु को पीटा, तुमने वृक्ष काटा, मैंने गीत गाया, तुमने लाठी मारी आदि। तो देखिए सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। यानी कि जहाँ पर वाक्य जो है वो कर्म के बिना इसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता है। जैसे अकर्मक क्रिया में क्या था, हमें कर्म की जरूरत नहीं थी, इसका सीधा संबंध कर्ता से था। वैसे ही सकर्मक क्रिया में हमें कर्म की ज़रूरत पड़ती है। अगर कर्म नहीं होगा तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, वह रोटी खाता है, तो वह रोटी खाता है, तो क्या बोला है, रोटी जो है यहाँ पर वो कर्म है, वो कर क्या रहा है, वह रोटी खा रहा है। जैसे हम लिखते वह खाता है, अगर हम यहाँ पे रोटी को हटा दो, लिखे वह खाता है, तो क्या खाता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया नहीं रहेगी। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म की मतलब कर्म क्रिया का प्रभाव जो होता है वो कर्म पर रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह रोटी खाता है, ये क्या है, कर्म है। रोटी क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वो रोटी खाता है, मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, पत्र। पत्र जो है ये क्या है, एक कर्म है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैं पत्र लिखता हूँ, राधा पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक पढ़ना ये सब क्या है, पुस्तक वगैरह ये सब क्या है कि ये कर्म को दर्शा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ वाक्य में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, राम ने श्याम से एक बात कही, राधा ने मोहन से एक प्रश्न पूछा, मैं राकेश को पुस्तक देता हूँ आदि। ये सब क्या हो रही है, जैसे इन सभी वाक्यों में दो कर्म आए, इसलिए इन वाक्यों की क्रिया द्विकर्मक कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो माँ ने क्या किया, बच्चे को दूध पिलाया, इसमें दो कर्म आ रहे हैं, तो ये दो कर्म आने की वजह से ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। जैसे राम ने श्याम से एक बात कही, तो राम ने श्याम से एक बात कही, तो ये क्या है, एक द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें दो कर्म आ रहे हैं। अब जैसे ही फोर्थ वाला क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि वाक्यों में कर्ता स्वयं किसी काम को न करके किसी अन्य को क्रिया करने की प्रेरणा देकर उससे काम कराए, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है।
यानी कि इसमें क्या बोला है कि अगर वाक्य में जो कर्ता होता है वो स्वयं काम नहीं करता, अगर वो किसी अन्य को क्रिया करने की प्रेरणा देकर काम कराए तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। जैसे यहाँ पर है मोहन ने मजदूरों से घर बनवाया है, तो यहाँ पे क्या है, मोहन क्या है, एक कर्ता जो है वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो किसी और से उसको क्रिया देकर उससे काम करवा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मोहन ने मजदूरों से घर घर बनवाया, मोहन भी एक करता है और यहाँ पे मजदूर भी एक करता है, मतलब एक मतलब कर्ता स्वयं किसी काम न करा के दूसरी क्रिया पर किसी अन्य को क्रिया करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो मोहन ने मजदूरों से घर बनवाया है, किसान ने नौकर से खेत कटवाया, उसने बैंक से कर्ज दिलवाया, राजीव ने गुंडों से पड़ोसी को पिटवाया आदि। इन वाक्यों में प्रयोग की गई बनवाया, कटवाया, दिलवाया, पिटवाया क्रियाएं प्रेरणार्थक है। फिर क्या है, फिफ्थ वाला है हमारे पास अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया का मतलब क्या होता है, देखिए अपूर्ण क्रिया में क्या बोला गया है कि जिन अकर्मक या सकर्मक क्रियाओं को भाव की पूर्णता के लिए विधेयात्मक, सामान्यतः संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की आवश्यकता पड़ती है, वे अपूर्ण क्रियाएं कहलाती है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया, अभी अपन ने फर्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ा था, उसमें क्या बोला है कि अगर उन क्रियाओं की भाव को पूर्ण करने के लिए अगर हमें सामान्यतः संज्ञा या सर्वनाम शब्द की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे राम चतुर है, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर संज्ञा व सर्वनाम की जरूरत पड़ रही है जहाँ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपूर्ण क्रिया। यानी कि जहाँ पर हमें सामान्यतः संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना वो जो वाक्य रहता है वो पूर्ण नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे राम चतुर है, वह एक लड़की है, उसका बेटा अनुपस्थित है, रामेश्वर ने बनवारी को मित्र बनाया। इन वाक्यों में चतुर, लड़की, अनुपस्थित तथा मित्र कर्म न होकर विधेय में प्रयुक्त होने वाले पूरक शब्द हैं। सिक्स वाला क्या बोलता है, संयुक्त क्रिया। मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया के मेल से बनने वाली क्रियाएं संयुक्त क्रिया कही जाती है। क्या बोला है, संयुक्त क्रियाएं इन क्रियाओं के मेल से बनाई जाती है। जाना, होना, सकना, डालना, लेना, बैठना, देना, उठना, आना, करना, देना, पढ़ना, पाना, चाहना, चूकना, चलना आदि। यहाँ पे क्या बोला है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया तो होती है और सहायक क्रिया के मेल से बनने वाली क्रियाएं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि जो मुख्य क्रिया है वो सहायक क्रिया की जो क्रिया बनती है इन दोनों के मेल से, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के मेल से, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पहुंच जाना, कर सकना, तोड़ डालना, उछल पड़ना, सो जाना, खा लेना, रो पड़ना, कर लेना, उठ बैठना, मेज देना, ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का मेल हो रहा है। जैसे मुख्य क्रिया क्या है, इसमें पहुंच और जाना क्या है, सहायक क्रिया है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि इन दोनों के मेल से जो क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर तीसरा शब्द क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो ये एक और हम लिख सकते हैं, जिन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण जगना, रोना, पीना, लिखना आदि। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, अकर्मक क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वाक्य में कर्म के बिना सकर्मक क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन है, ये आने जैसा है, तो आई मस्ट से कि आप एक बार इसे पढ़ लें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य लिखिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया हमने पढ़ी थी, क्या होती है, जो कि जहाँ पे वाक्य में कर्ता स्वयं किसी काम को न करके किसी अन्य को क्रिया करने की प्रेरणा देकर उससे काम कराए, तो प्रेरणार्थक क्रिया कही जाती है। वी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें हमने क्या लिखना है, जैसे हम इसमें एक एक बना सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, मालिक ने नौकरों से सामान उठवाया, तो हमने क्या बोला है, किसी को प्रेरणा दी है कुछ करने की, जहाँ पे कर्ता खुद कुछ ना करके किसी और को प्रेरणा दे रहा है कुछ करने की, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर मालिक ने नौकरों से सामान उठवाया, शिक्षक ने विद्यार्थी से लेख लिखवाया, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जिन वाक्यों में दो कर्म आते हैं उन्हें उनकी क्रिया क्या कहलाती है। क्या बोला गया है कि जिन वाक्यों में दो कर्म आते हैं उनकी क्रिया क्या कहलाती है, तो जिनमें दो कर्म आते हैं उन्हें क्या हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, संयुक्त क्रिया की दो उदाहरण लिखे।
संयुक्त क्रिया क्या होती है? जहाँ पर सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के मेल से बनने वाली जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सो जाना, बोल पढ़ना। तो यहाँ पे क्या है? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का मेल हो रहा है, तो इसे हम संयुक्त क्रिया बोलेंगे। तो क्या हो गए 2 उदाहरण? सो जाना और बोल पढ़ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं इसका आगे का पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको और ग्रामर बताऊँगी, और आपको जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझना है तो भी आप मुझे कह सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो थैंक्स फॉर मोर थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही आगे की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।